Dear viewer, student and my friends, you're most welcome to my channel Commerce Web YouTube classes for you. स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ शेयर्स के जिन टॉपिक्स को हम लोग कवर करने वाले हैं उनमें से पहला टॉपिक है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, अंशों का हरण, और दूसरा टॉपिक होगा री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, हरण किए गए अंशों का पुनः निर्गमन। तो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं टॉपिक। और जो टॉपिक हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे वह है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, अंशों का हरण। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब भी कोई कंपनी अपना पब्लिक इशू लेके आती है तो उसके लिए आवेदन की प्रक्रिया होती है, अलॉटमेंट की प्रक्रिया होती है और कंपनी इसके संबंध में कॉल्स करती है। स्टूडेंट्स, इशू ऑफ शेयर के अंतर्गत कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ अंशधारी कंपनी द्वारा मांगी गई कॉल्स का भुगतान उन कॉल्स के लिए निर्धारित ड्यू डेट के अंतर्गत नहीं करते हैं। तो ऐसे अंशधारियों के संदर्भ में कंपनी के पास यह विकल्प होता है कि वह चाहे तो ऐसे अंशधारियों के अंश को जब्त कर सकती है, उनकी सदस्यता निरस्त कर सकती है और उन्होंने जो पैसा अब तक कंपनी के पास जमा किया है उसे जब्त कर सकती है। यदि कोई कंपनी अपने इस विकल्प का इस्तेमाल करती है, खासतौर पे कॉल्स इन एरियर के संबंध में, बकाया कॉल्स के संदर्भ में, तो इसमें जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उस पूरे प्रोसीजर को फॉरफीचर ऑफ शेयर्स कहते हैं। अर्थात फॉरफीचर ऑफ शेयर, अंशों का हरण, एक निर्धारित ड्यू डेट के अंदर कॉल्स का भुगतान न होने के कारण उन अंशों के आवेदन को रद्द करने की एक प्रक्रिया है। स्टूडेंट्स, जैसे ही कोई कंपनी अपने किसी शेयर होल्डर को कोई शेयर अलॉट करती है तो ऑटोमेटिक उसी समय कंपनी और उस शेयर होल्डर के मध्य एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, एक संविदा हो जाती है जिसे हम लोग अनुबंध भी कहते हैं। तो इस प्रकार जैसे ही कोई एप्लीकेंट, कोई व्यक्ति, कोई आवेदक जिसे कोई शेयर अलॉट हो जाता है, वह कंपनी के अलॉटमेंट अमाउंट और बाकी अन्य कॉल्स को भुगतान करने के लिए लाइबल हो जाता है। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत वो बाउंड हो जाता है, वो प्रतिबद्ध हो जाता है कि उसे कंपनी द्वारा मांगे जाने वाले अलॉटमेंट अमाउंट और सारी कॉल्स का भुगतान करना ही है। इस प्रकार यदि कोई अंशधारी कंपनी द्वारा मांगी जाने वाली कॉल्स या अलॉटमेंट मनी का पेमेंट नहीं करता है या भुगतान करने में कोई चूक करता है तो उसके द्वारा उस अनुबंध पत्र का, उस कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन माना जाता है और ऐसी दशा में वह कंपनी उन अंशों का जिन पर कॉल्स इन एरियर है हरण कर लेती है और सदस्यों का नाम सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाता है। यानी वह व्यक्ति अब कंपनी का अंशधारी नहीं रहता है और कंपनी का अंशधारी होने की वजह से उसको जो भी अधिकार प्राप्त थे, जो राइट्स प्राप्त थे, वो सारे राइट्स खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, फॉरफीचर ऑफ शेयर से संबंधित कंपनी को कुछ औपचारिकताओं का पालन करना पड़ता है, कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है, उसके बाद ही कोई कंपनी किसी अंश को जब्त कर सकती है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि जो फॉरफीचर ऑफ शेयर है उसका प्रोसेस क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है, किस प्रकार कंपनी अपने अंशों को जब्त करती है यदि उन पर मांगी गई याचना एक निर्धारित समय तक प्राप्त नहीं हुई है। तो इसमें जो पहला स्टेप है वह है डिफॉल्ट इन पेमेंट, यानी याचना के भुगतान में त्रुटि होना। कोई कॉल्स की गई कंपनी के द्वारा जबकि शेयर होल्डर्स ने उसका भुगतान नहीं किया, क्योंकि इसके बाद ही शेयर फॉरफीचर हो सकता है और कंपनी अधिनियम की शर्तों के अनुसार जो शेयर फॉरफीचर का विकल्प है कंपनी केवल और केवल डिफॉल्ट इन पेमेंट की कंडीशन में ही कर सकती है। तो इसलिए अगर कोई डिफॉल्ट इन पेमेंट होता है तभी उन अंशों का हरण हो सकता है। स्टूडेंट्स, डिफॉल्ट इन पेमेंट की कंडीशन में ड्यू डेट बीत जाने के बाद कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके द्वारा कंपनी के ऐसे शेयर होल्डर्स जिन्होंने डिफॉल्ट इन पेमेंट किया है उनको एक नोटिस भेजा जाता है जिसमें
डिफॉल्ट इन पेमेंट का अमाउंट तथा उस पर यदि कोई ड्यू इंटरेस्ट है तो उसको भुगतान करने का विकल्प उस नोटिस में दिया होता है। और ये नोटिस सर्व कराई जाती है किसकी तरफ से, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से, और किसको, जिन्होंने डिफॉल्ट इन पेमेंट किया है। अब यह नोटिस जब प्राप्त होती है शेयर होल्डर्स को, उसके 14 दिन के अंदर यानी 14 डेज का इसमें एक टाइम लिमिट है। ये लीगल प्रोसीजर है कि जैसे ही वह नोटिस किसी शेयर होल्डर को प्राप्त हो जाती है, उस डेट से 14 दिन के अंदर भुगतान करने का एक और विकल्प शेयर होल्डर्स को दिया जा सकता है कि वह अपना ड्यू अमाउंट और यदि उस पर कोई इंटरेस्ट ड्यू है तो उसका भुगतान कंपनी को कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यदि कोई अंशधारी इस 14 दिन का जो ड्यू डेट पीरियड है, इस 14 दिन के ड्यू डेट पीरियड के समाप्त होने के बाद भी अपने ड्यूज का भुगतान नहीं करता है, तो कंपनी अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सभा में एक फॉरफीचर का रिजोल्यूशन पास करके और ऐसे अंशों को जब्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर सकती है। स्टूडेंट्स, जैसे ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सभा में अंशों को जब्त करने के लिए रिजोल्यूशन प्रस्ताव पास हो जाता है, तो ऐसे अंशों को कंपनी जब्त कर लेती है, इनका फॉरफीचर कर लेती है। और फॉरफीचर के समय दो बातें यहाँ पर ध्यान देने योग्य हैं। पहला, तो फॉरफीचर के समय कंपनी जो है अलॉटमेंट रद्द कर देती है, यानी इन अंशों को जिस व्यक्ति को अलॉट किया गया था, तो जब किसी व्यक्ति को शेयर अलॉट होते हैं तो अलॉटमेंट बुक में उसका नाम लिख लिया जाता है कि कौन सा शेयर किसे अलॉट है। तो जब इन अंशों को जब्त करने की प्रक्रिया चल रही होती है तो उस समय सबसे पहला काम होता है कैंसिलेशन ऑफ अलॉटमेंट, यानी जो अलॉटमेंट है जिस व्यक्ति को उन शेयरों का, उसे रद्द कर दिया जाता है। और जब किसी व्यक्ति को कोई शेयर अलॉट होता है तो उसे कंपनी की मेंबरशिप प्राप्त हो जाती है। और जब ऐसे अंशों को जब्त किया जा रहा होता है तो उस अंशधारी की जो कंपनी में मेंबरशिप है वह भी वापस हो जाती है, उसको भी समाप्त कर दिया जाता है। और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट टर्म है फॉरफीचर का, वह यह है कि फॉरफीचर के समय तक उस अंशधारी ने कंपनी को जो भी अमाउंट उन अंशों के बदले में दिया था, जैसे आवेदन पर कोई भुगतान किया जा सकता है, अलॉटमेंट पर कोई भुगतान किया गया हो सकता है, अन्य किसी कॉल्स का भी भुगतान किया गया हो सकता है, और जो अमाउंट शेयर होल्डर ने इस प्रकार से कंपनी को पहले से दे रखा है वह अमाउंट जो है कंपनी जब्त कर लेती है, यानी उसका रीपेमेंट नहीं होता है, शेयर होल्डर को वापस वो नहीं किया जाता है, कंपनी उसे जब्त कर लेती है, जिसे फॉरफीचर ऑफ अमाउंट पेड बाय द शेयर्स कहते हैं। कंपनी जब शेयर्स को जब्त कर लेती है, उनका फॉरफीचर हो जाता है, तो उसके बाद जो अमाउंट फॉरफीचर अमाउंट है जो कि शेयर होल्डर ने जमा कर रखा है, उसे क्या करते हैं, तो उसे एक विशेष खाते में हस्तांतरित करते हैं और उस खाते का नाम है शेयर फॉरफीचर अकाउंट। यानी जो भी अमाउंट जब्त किया गया होता है जब्त किए गए अंशों के संदर्भ में, वह अमाउंट शेयर कैपिटल में न दिखा करके कहाँ दिखाया जाता है, तो वह दिखाया जाता है शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। स्टूडेंट्स, कंपनी इन फॉरफिटेड शेयर्स को किसी अन्य अंशधारी को अलॉट कर सकती है, किसी अन्य व्यक्ति को अलॉट कर सकती है, और यदि कंपनी अपने जब्त किए गए अंशों को दोबारा किसी अन्य व्यक्ति को अलॉट करती है तो इसे री इशू ऑफ शेयर कहते हैं। स्टूडेंट, नॉर्मली जो री इशू ऑफ शेयर है वह वन टाइम इशू होता है, यानी एक ही बार में फुल सब्सक्रिप्शन होता है, यानी पूरा का पूरा शेयर अमाउंट जो है जितने पे उन्हें जारी करना है वो एक ही अमाउंट में मांग लिया जाता है। इसलिए हम लोग जब री इशू की एंट्री करेंगे या देखेंगे तो री इशू की केवल एक एंट्री होती है, यानी वन टाइम इशू होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। स्टूडेंट, जहां तक हम बात करें अंशों के हरण के प्रभाव की, यानी इफेक्ट्स ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स की, स्टूडेंट्स, शेयर फॉरफीचर के होने से शेयर होल्डर्स पर प्रभाव पड़ता है, कंपनी पर इसका इफेक्ट पड़ता है, और
कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट पर फॉरफीचर का इफेक्ट पड़ता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जाने कि शेयर होल्डर्स पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। स्टूडेंट, जब कोई शेयर होल्डर किसी कंपनी का कोई शेयर परचेज करता है तो वो कंपनी का ओनर हो जाता है, और कंपनी के शेयर परचेज करने की वजह से उस कंपनी में कई प्रकार के उसके राइट जो है वो उत्पन्न हो जाते हैं, कई प्रकार के उसको अधिकार मिल जाते हैं, जैसे कि लाभ में हिस्सा पाने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, संपत्तियों में हिस्सा पाने का अधिकार, इट्सेट्रा। लेकिन जैसे ही उनके अंशों को जब्त कर लिया जाता है, फॉरफीचर ऑफ शेयर होता है, तो वैसे ही उसके सारे जो राइट हैं, कंपनी में जो राइट्स थे, वो सारे राइट और इंटरेस्ट जो है वो फ्रीज हो जाते हैं, वो समाप्त कर दिए जाते हैं। अब उसे कंपनी में किसी प्रकार का कोई राइट्स प्राप्त नहीं होता है। इसके साथ ही उसने जो पैसा कंपनी के शेयर्स का कंपनी को पेड किया था, वो पैसे भी वापस नहीं मिलते और कंपनी उसे जब्त कर लेती है। साथ ही साथ जो शेयर सर्टिफिकेट हैं वो जब्त कर लिए जाते हैं। यानी यदि पहले की बात करें तो पहले यह शेयर होल्डर को शेयर सर्टिफिकेट उनके घर पर फिजिकल रूप में भेजे जाते थे और वो शेयर होल्डर्स के पास होते थे। तो कंपनी जब फॉरफीचर करती थी तो वो शेयर होल्डर से वह सर्टिफिकेट वापस मंगाया जाता था, उससे वापस ले लिया जाता था। लेकिन अब क्या है, तो अब ये इलेक्ट्रॉनिकली होता है, जिसे हम कहते हैं कि डीमेट अकाउंट में, यानी उस शेयर होल्डर के डीमेट अकाउंट में यह शेयर जो है, शेयर सर्टिफिकेट वर्चुअली जो है वो जमा किया जाता है कंपनी के द्वारा। तो जैसे ही उनका फॉरफीचर हो जाता है तो वो जो डीमेट अकाउंट में शो कर रहे शेयर्स होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, वो नील हो जाते हैं, और इस प्रकार से उनका जो वर्चुअल एग्जिस्टेंस है वो समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से शेयर सर्टिफिकेट जो है वो शेयर होल्डर्स के पास अब नहीं रहते हैं। स्टूडेंट्स, शेयर होल्डर पर जो अंतिम प्रभाव पड़ता है वह यह पड़ता है कि वे कंपनी के दायित्वों के लिए तब तक जिम्मेदार होते हैं जब तक कि उनके फॉरफीटेड शेयर्स को री इशू न कर दिया जाए। यानी जब तक कंपनी उन फॉरफीटेड शेयर्स को री इशू नहीं करती है, तब तक वह अंशधारी जिसके अंशों को जब्त किया गया है वह कंपनी के बाकी दायित्वों के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी कंपनी का एक शेयर खरीदा जिसकी कीमत 100 रुपये है, फेस वैल्यू 100 रुपये है, और उसने कंपनी को 40 रुपये का पेमेंट कर दिया है और बाकी 60 रुपये कंपनी द्वारा मांगे गए और उसने पेमेंट नहीं किया और कंपनी ने ऐसे अंशों को जब्त कर लिया, उसके अंश को जब्त कर लिया। तो यहाँ पर देखिए, उस व्यक्ति ने 40 रुपये तो भुगतान कर दिया था, लेकिन शेयर कितने का था? 100 रुपये का। तो अभी उसकी कंपनी के प्रति लायबिलिटी कितने की है? 60 रुपये की है, और यह लायबिलिटी तब तक बनी रहेगी जब तक कि कंपनी इस अंश को दोबारा किसी और को न जारी कर दे, अलॉट न कर दे, तब तक यह उसी व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है। तो यहाँ देखिए दोहरा नुकसान होता है। एक तो शेयर होल्डर थे कंपनी के, शेयर होल्डर के रजिस्टर से नाम कट गया, सारे रिजर्व और सारे राइट्स जो थे वो सब समाप्त हो गए, सारे जो इंटरेस्ट कंपनी में उसको शेयर खरीदने के वजह से मिले हुए थे वो सब समाप्त हो गए। लेकिन अभी एक तलवार उसके ऊपर लटक रही है और इसका खतरा उसे तब तक झेलना पड़ता है जब तक कि उन अंशों को दोबारा कोई खरीदार न मिल जाए, उन अंशों को दोबारा कंपनी जारी न कर दे। यदि फॉरफीचर ऑफ शेयर का कंपनी पर पड़ने वाले प्रभाव की बात करें तो इससे कंपनी की जो शेयर कैपिटल है वो कम हो जाती है, क्योंकि शेयर फॉरफीचर करने के बाद जिन अंशों को जब्त कर लिया जाता है वो इशूड कैपिटल होता ही नहीं है, वो फॉरफीचर हो जाता है और उस शेयर कैपिटल जो है उससे कम हो जाती है। साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट एक जो होता है वो समाप्त हो जाता है जो कंपनी और शेयर होल्डर के बीच में था। दूसरा, अनवांटेड लीगल प्रोसीजर, कंपनी को न चाहते हुए भी ये जब्ती की प्रक्रिया करनी पड़ती है और इसमें तमाम सारा उसका समय एक तो नुकसान होता है और साथ ही साथ उसका एक नुकसान और होता है कि उसने जिस उद्देश्य से इन अंशों को जारी किया था वह उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है। इन अंशों पर पैसा यदि नहीं मिलता है तो वह उद्देश्य कंपनी का पूरा नहीं हो पाता है और साथ ही साथ इन अंशों को दोबारा जारी करने की जहमत उठानी पड़ती है। वहीं बुक्स ऑफ अकाउंट पर पड़ने वाले इसके प्रभाव की बात करें तो इससे बुक्स ऑफ अकाउंट
भी प्रभावित होता है। स्टूडेंट्स, फॉरफीचर ऑफ शेयर की वजह से जो अकाउंटिंग प्रभाव पड़ता है उसको दो भागों में बांट के देख सकते हैं। पहला तो यह प्रभाव पड़ता है कि इन अंशों के लिए जो एंट्री की गई है ना वो रिवर्स हो जाती है, यानी जो इशू से लेकर के और फॉरफीचर के दिन तक जितनी एंट्री पास की गई रहती है ना इनको न्यूट्रलाइज करने की जरूरत होती है, क्योंकि जब इशू रहा ही नहीं, इशू समाप्त हो गया, इशू को जब्त कर लिया गया, तो उसकी जितनी भी एंट्रीज है या उससे रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स ओपन हुए हैं उन सभी अकाउंट्स को बंद कर दिया जाएगा। ये पहला काम होगा, जिसके अंतर्गत इन फॉरफीचर शेयर से संबंधित जो भी अकाउंटिंग एंट्री की गई है उनको रिवर्स कर दिया जाता है, यानी उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। और न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करते हैं, उसको रिवर्स कर देते हैं, यानी जितने अकाउंट्स डेबिट हैं उन सबको क्रेडिट कर देते हैं और जितने अकाउंट क्रेडिट हैं उन सबको डेबिट कर देते हैं। तो यह तो प्रक्रिया होती है कि जहां पर फॉरफीचर होता है ना उस तक जितनी भी एंट्री की गई है, जो भी ड्यूज हैं उनके लिए जो एंट्री पास की गई है उन सारी एंट्री को रिवर्स कर देते हैं। और दूसरा काम यह होता है कि जो अमाउंट अब तक प्राप्त हो गए हैं, यानी जो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुका है, जो अमाउंट उन अंशों पर प्राप्त हो चुका है, उसे क्या करते हैं तो उसे एक खाते में ट्रांसफर कर देते हैं, एक अलग खाते में ट्रांसफर कर देते हैं जिसका नाम है शेयर फॉरफीचर अकाउंट या शेयर फॉरफीटेड अकाउंट। इन दोनों नामों से इसका प्रयोग देखने को मिलता है, आप दोनों में से कोई भी नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आइए हम लोग अकाउंटिंग पर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के प्रभाव को समझने के लिए हम लोग इस एग्जाम्पल की मदद लेते हैं। स्टूडेंट्स, एक कंपनी ने अपने इक्विटी शेयर जिसकी कीमत 10 रुपए की थी को जारी किया और इस पर जो अमाउंट है 10 रुपए का वो एप्लीकेशन पे 2 रुपए, अलॉटमेंट पे 4 रुपए और फर्स्ट कॉल पे 4 रुपए प्राप्त होने थे। तो यदि ये सारे अमाउंट एज इट इज प्राप्त हो जाएं तो इसकी एंट्री कैसे बनेगी, तो इशू एट पार की एंट्री है, हम लोग इसको देख चुके हैं, इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी। और इसमें एप्लीकेशन पर जो एंट्री होगी पहले एप्लीकेशन प्राप्त करने की वह हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट चूंकि 2 रुपए का है तो 2 रुपए। इस अमाउंट को जब शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यह भी 2 रुपए का। वहीं अगर अलॉटमेंट की बात करें तो अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4 रुपए का। और जब ये अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव होगा तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 4 रुपए। और पहली कॉल जब ड्यू होगी, पहली और फाइनल कॉल, तो उस समय एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4 रुपीज से भी होगी। और जब इसका पैसा मिलेगा तो हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट विथ 4 रुपीज। अब यहाँ पर देखिए कि यदि कोई दिक्कत नहीं है, सारे कॉल्स एज इट इज प्राप्त हो गए, तो ये वाली एंट्री बनेगी जिसमें से ये ऊपर वाली दोनों एंट्री जो है वो एप्लीकेशन के संबंध में है, ये बीच वाली जो 2 एंट्री है ये अलॉटमेंट के संबंध में है, वहीं लास्ट की जो 2 एंट्रियां हैं वो कॉल्स के संबंध में है। अब जरा इसमें देखें, यदि मान लें कि अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू किया गया कंपनी द्वारा लेकिन ये प्राप्त नहीं हुआ, यानी यह अंश जिस अंशधारी को इशू किए गए थे उसने एप्लीकेशन का पैसा तो दिया है, अलॉटमेंट ड्यू हुआ पैसा नहीं दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू हुई उसका पैसा नहीं दिया। तो जरा अकाउंटिंग पर इसके प्रभाव की बात करें तो जो एप्लीकेशन का है तो वो तो एज इट इज होगा ही होगा। अब यहाँ अलॉटमेंट की बात करें तो अलॉटमेंट का भुगतान नहीं किया है ना उसने, तो अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री तो होगी ही, यानी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4 रुपए। और यह जो फर्स्ट कॉल की यदि बात करें तो फर्स्ट कॉल की भी एंट्री एज इट इज होगी, ड्यू करने की तो एंट्री होगी ना, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4 रुपीज से। हाँ, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला है और अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है, तो इसलिए जो अलॉटमेंट मनी रिसीव करने वाली एंट्री है या फर्स्ट कॉल रिसीव करने वाली एंट्री है यह 0 की हो जाएगी, यानी इसमें कोई अमाउंट ही नहीं मिला,
तो ये जीरो जीरो बैलेंस दिखाएगी, और जो कोई एंट्री जीरो अमाउंट से तो होती नहीं है, तो इसलिए इसको क्या करेंगे, इस दशा में देखें तो अलॉटमेंट मनी रिसीव होने की भी एंट्री नहीं हुई इसके लिए, और फर्स्ट कॉल के रिसीविंग की भी नहीं एंट्री हुई। तो इस तरीके से क्या क्या एंट्री अब तक हो चुकी है, यानी यदि अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल ड्यू हो गया है लेकिन उसका पैसा नहीं मिला है, तो एप्लीकेशन प्राप्त करने की एंट्री हो गई, एप्लीकेशन के अमाउंट को इक्विटी शेयर में ट्रांसफर करने वाली एंट्री हो गई, अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू करने की एंट्री हो गई, अलॉटमेंट के बाद से शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ड्यू करने की एंट्री हो गई। स्टूडेंट्स, यदि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करने के बाद कंपनी ने डिसाइड किया कि इन अंशों को जब्त कर लिया जाए, इनका फॉरफीचर कर लिया जाए। स्टूडेंट, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के लिए कंपनी द्वारा जो लीगल प्रोसीजर अपनाया जाएगा उसके एंट्री की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ, यदि अंशों को जब्त किया जाएगा, इनका फॉरफीचर होगा, तो अकाउंटिंग एंट्री जरूर होगी, यानी फॉरफीचर की एंट्री करने की जरूरत होगी। और फॉरफीचर पे अभी हमने बताया कि अकाउंटिंग पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, तो जो अकाउंटिंग है ना वो रिवर्स हो जाती है, यानी जहां तक आपने अकाउंटिंग की है उस अकाउंटिंग को कैंसिल करने के लिए एक एंट्री आपको करनी होती है, और साथ ही साथ जो अमाउंट प्राप्त हो चुका है उसे शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर करने की जरूरत होती है। और इन सब के लिए एक ही एंट्री बनाई जाती है जिसको फॉरफीचर की एंट्री कहते हैं। स्टूडेंट, इसके हिसाब से अब हम लोग इस प्रश्न की जरा एंट्री बनाएं, तो देखें, क्योंकि एंट्री को रिवर्स करना है, तो रिवर्स कहाँ से होता है, पहले से अंतिम की तरफ होगा कि अंतिम से पहले की तरफ होगा, तो हमेशा जो है अंतिम से पहले की तरफ होता है ना रिवर्स, यानी जहां पहुंचे हैं उससे पीछे आना है, तो लास्ट जो पॉइंट है उससे पीछे आना है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग चौथे नंबर की एंट्री को देखते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट की बात करें तो यह क्या होगा, यह चूंकि यहाँ क्रेडिट है और इसको रिवर्स करना है तो ये डेबिट हो जाएगा। तो आइए, पहली बात तो हम लोगों को मिल गई कि इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट जो है वह फॉरफीचर की एंट्री में सबसे पहले ऊपर डेबिट किया जाएगा। अब बाकी की एंट्री पर भी यदि ध्यान दें तो तीसरी एंट्री में भी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, दूसरी एंट्री में भी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, यानी ये तीन जगह से क्रेडिट हुआ है। तो तीनों को अलग अलग लिखने के बजाय हम क्यों न केवल अमाउंट तीनों का जोड़ के लिख दें, तो 3 बार इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट लिखने से बच जाएंगे। तो यहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट विथ की यदि बात करें, अमाउंट की बात करें, तो 3 जगह पे देखें, सबसे लास्ट वाली एंट्री में 4 रुपए से क्रेडिट है, उसके पहले वाले में कितने से है, 4 रुपए से, और उसके पहले वाले में कितने है, 2 रुपए से है। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 रुपीज। तो एक बात तो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट जहां जहां खुला था, जहां जहां ये क्रेडिट था, वहां वहां से हमने इसको बंद कर दिया। ओके, अब जरा बात करें तो दूसरा अकाउंट क्या खुला है, तो दूसरा अकाउंट अगर देखें तो अलॉटमेंट का खुला है और इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट का खुला है रिवर्स ऑर्डर में, और ये क्या है, ये डेबिट हुए हैं जब इनकी एंट्री की गई थी। तो इसे अगर न्यूट्रलाइज करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको क्रेडिट करना होगा। तो सीधे सीधे अगली एंट्री हो जाएगी टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट विथ 4 रुपीज, 4 रुपए से है। अगली एंट्री जो होगी वो हो जाएगी टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये कितने से है, तो ये भी है 4 रुपए से। यह तो बात हो गई। अब यदि हम लोग एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन तो कंप्लीट हो चुका है ना भाई, एप्लीकेशन पे जितना मांगा गया था प्राप्त हो गया, यानी एप्लीकेशन की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट है। तो जो प्रक्रिया कंप्लीट है उसे रिवर्स करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन हाँ, यहाँ पर चूंकि फॉरफीचर है तो यहाँ पर इसको भी रिवर्स किया जाएगा। लेकिन जो खाता बंद हो गया है उसे फिर कैसे बंद किया जाएगा, अगर आप अकाउंट के विद्यार्थी हैं तो देखें ना, यहाँ पर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एक बार क्रेडिट हुआ है और दूसरी एंट्री में उतने से ही डेबिट हो गया है, तो ये तो बंद हो गया ना। तो अब हमें क्या इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को बंद करने की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं पड़ेगी। एप्लीकेशन का ही इसने पैसा दिया हुआ है, और हम लोगों ने अभी अकाउंटिंग पर पड़ने वाले प्रभाव को देखा था, तो हमने आपको बताया था दूसरा पॉइंट यही था कि जो पैसा इस पे मिला है
उसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, उसको ट्रांसफर कर देंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। तो मतलब अगला खाता कौन खुलेगा, अगला खाता इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का नहीं खुलेगा। क्यों नहीं खुलेगा, क्योंकि यह खाता ऑलरेडी बंद है, तो दोबारा इसको बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बैंक में जो अमाउंट दिख रहा है इसको क्लोज करने के लिए, इसको ट्रांसफर करने के लिए हम क्या करेंगे, तो एक खाते का नाम यहाँ पे लिखेंगे। और चूंकि देखिए बैंक अकाउंट डेबिट है, तो वह खाता जिसमें इस बैलेंस को ट्रांसफर करेंगे वह खाता डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में हो जाएगा टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। और कितने से, जितना एप्लीकेशन वाला अमाउंट है, जितना बैंक में अमाउंट है, 2 रुपए। तो जरा देखें ये एंट्री कंप्लीट नहीं हो गई। क्या एंट्री बनी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्यों, तो जितनी बार इक्विटी शेयर क्रेडिट था ना सबको जोड़ दो, यानी जहां पर आप फॉरफीचर की एंट्री करने जा रहे हैं वहां तक जितनी बार इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है ना, उन सबको इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करके बंद कर दिया जाएगा। बाकी जितने अकाउंट्स ड्यू थे यानी डेबिट थे, जैसे अलॉटमेंट ड्यू था क्रेडिट नहीं हुआ, इक्विटी शेयर ड्यू था डेबिट था क्रेडिट नहीं हुआ, तो इन खातों को फॉरफीचर की एंट्री में क्रेडिट कर दिया जाता है। और लास्टली जो अमाउंट्स प्राप्त हो गए रहते हैं, जो पैसे प्राप्त हो गए रहते हैं, उन पैसों को शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट भी यहाँ क्रेडिट होता है। तो इस प्रकार से फॉरफीचर की एंट्री बहुत इजी है, आसान है, ये कंप्लीट हो जाती है। तो आशा है कि आपको ये एंट्री समझ में आ गई होगी। और अकाउंटिंग पर फॉरफीचर के पड़ने वाले प्रभाव को भी आपने समझ लिया और किस प्रकार से सारी एंट्रीज को न्यूट्रलाइज किया जाएगा, केवल एक एंट्री खोली जाएगी। और यह एंट्री फॉरफीचर की जो होती है ना, यह ओपन करने के लिए नहीं होता है, इसमें खाता तो बस एक ही बच जाता है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट, जो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में इक्विटी एंड लायबिलिटी के शेयर होल्डर फंड वाले आइटम में शो किया जाता है, इशूड एंड सब्सक्राइब शेयर में ऐड कर करके दिखाया जाता है। तब तक दिखाया जाता है जब तक कि इन अंशों को दोबारा जारी न कर दिया जाए। और फॉरफीचर में जो बाकी एंट्री होती है वो अन्य हो गई एंट्रीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए की जाती है। तो अभी हमने आपको समरी में बताया भी था कि अकाउंटिंग पर फॉरफीचर का केवल 2 प्रभाव पड़ता है, सारी अकाउंटिंग जो एंट्रीज हैं उनको रिवर्स कर दो और जो पैसे प्राप्त हो गए हैं उसे शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो इस प्रकार से यह संपन्न हो जाता है। स्टूडेंट्स, अगर इसी प्रश्न में हम लोग थोड़ा सा परिवर्तन करें, जैसे कि मान लें जो कंपनी है उसने अलॉटमेंट के बाद ही यदि इन अंशों को जब्त कर लिया हो तब क्या होगा, यानी फॉरफीचर की जो प्रक्रिया है वह अलॉटमेंट के बाद ही यदि कर ली जाती है तब एंट्री कैसे बनेगी। आइए जरा हम लोग इस विकल्प को भी देखते हैं। स्टूडेंट्स, अब यदि ऐसा हो जाए कि केवल अलॉटमेंट ही ड्यू किया गया और अलॉटमेंट का पैसा न मिलने की वजह से इन अंशों को जब्त कर लिया गया अलॉटमेंट के बाद, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है उसके ड्यू करने की एंट्री नहीं होगी। अलॉटमेंट के तुरंत बाद ही फॉरफीचर की एंट्री हो जाएगी और ऐसे में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करने का कोई प्रश्न ही नहीं होगा। यानी चौथी एंट्री जो है इसमें फॉरफीचर की हो जाएगी। यानी पहली 2 एंट्रियां तो एप्लीकेशन अमाउंट प्राप्त करने की, एप्लीकेशन अमाउंट को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करने के लिए हो जाएगी, और तीसरी एंट्री हो जाएगी अलॉटमेंट मनी ड्यू करने वाली एंट्री हो जाएगी। और इसके बाद से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करने की एंट्री होगी नहीं, क्योंकि पहले जो अलॉटमेंट की कॉल्स है वह प्राप्त नहीं हुई हैं और कंपनी ने अलॉटमेंट के बाद ही यदि अंशों को जब्त करने का निर्णय ले लिया है तो पहले और अंतिम काल को इशू करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो तीसरी एंट्री के बाद सीधे सीधे क्या एंट्री हो जाएगी, वह एंट्री हो जाएगी चौथे नंबर की एंट्री जो अंशों को जब्त करने के लिए होगी। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण लॉजिक है जिसको आपको समझना आवश्यक है। अब जरा देखें, फिर उसी तरीके से समझने की कोशिश करें कि इसमें क्या करेंगे। तो सबसे पहले
अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को रिवर्स कर देंगे। तो रिवर्स करते समय देखें तो यहाँ भी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, 2 बार क्रेडिट है, तो यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट लिख देंगे। लेकिन अमाउंट की बात करें तो इसके पहले हम लोगों ने देखा था तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3 बार लिखा जा चुका था, यानी एक बार तो एप्लीकेशन में लिखा गया था, एक बार अलॉटमेंट में लिखा था, एक बार फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करते समय लिखा था। लेकिन यहाँ पर स्थिति अलग है, यानी अलॉटमेंट के बाद ही यदि जब्त कर लिया जाए तो यहाँ पर हमारे सामने केवल 2 बार इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ दिखता है, एक बार 4 रुपये से और एक बार 2 रुपये से। तो जरा आप बताइए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को जब डेबिट किया जाएगा तो यह 10 रुपये से होगा कि 6 रुपये से होगा? 6 रुपये से होगा। क्यों? क्योंकि ये जितना कॉल्स ड्यू होता है ना, जो कॉल्ड अप कैपिटल होती है उसी से इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है। तो अलॉटमेंट तक कॉल्ड अप कैपिटल केवल 6 रुपये की है, तो ये 6 रुपये से ये खाता डेबिट हो जाएगा। अब दूसरी बात, बाकी एंट्रीज को बंद करने की बात कहें तो यहाँ इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट है जो डेबिट हुआ है, क्रेडिट हुआ नहीं है, ये खाता खुला हुआ है, तो इसको बंद करेंगे तो क्रेडिट कर देंगे। 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट, कितने से? 4 रुपये से। अच्छा, अब दूसरी बात देखें तो जो एप्लीकेशन का है, चूंकि एप्लीकेशन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, तो जब पूर्ण हो जाती है तो खाते अननेसेसरी जो खाते होते हैं वो बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखें केवल एक ही खाता खुला हुआ है, वह है बैंक अकाउंट जो कि डेबिट है, और इसमें वो पैसा जमा है जो इस अंश पर प्राप्त हो चुका है। और आपने देखा कि अकाउंटिंग पर जो फॉरफीचर का प्रभाव पड़ता है उसमें दूसरा प्रभाव यही पड़ता है कि जो पैसे प्राप्त हो गए रहते हैं उनको शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये बैंक का जो अमाउंट है ना, इसे शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, और यह डेबिट है तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो लिखेंगे 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, कितना? 2 रुपये से, बीइंग इक्विटी शेयर फॉरफिटेड, यानी इन अंशों को जब्त कर लिया गया। तो यहाँ भी आपको समझ में आ गया होगा कि इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं और बाकी जितनी कॉल्स ड्यू होती हैं उन कॉल्स को क्रेडिट कर देते हैं, और जो कॉल्स पेड होती हैं उनका पैसा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और एक बात और यहाँ पे आपने समझा कि इक्विटी शेयर को जब डेबिट किया जाता है तो जहाँ पर फॉरफीचर की एंट्री होती है वहाँ तक की जो कॉल्ड अप कैपिटल है उसके आधार पर इसको डेबिट किया जाता है। स्टूडेंट, इस प्रकार हम लोगों ने अकाउंटिंग पर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के इफेक्ट को देखा कि किस प्रकार से फॉरफीचर की एंट्री होती है और किस प्रकार से यह अकाउंटिंग बुक्स को प्रभावित करता है। और इसके लिए मैंने एक छोटा एग्जांपल लिया ताकि यह कॉन्सेप्ट आपको ठीक प्रकार से समझ में आ सके। और आइए अब हम लोग विभिन्न परिस्थितियों के इशू की कंडीशन में फॉरफीचर की एंट्री कैसे की जाती है इसको समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि जो इशू ऑफ शेयर है वो नॉर्मली 3 प्रकार से हो सकता है: इशू एट पार, इशू एट डिस्काउंट और इशू एट प्रीमियम। सबसे पहले अकाउंटिंग एंट्री की बात करें तो इशू एट पार की एंट्री हम लोग समझेंगे। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इशू एट पार की कंडीशन में जो एंट्री है वो 2 प्रकार से हो सकती है। पहला तो जबकि कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोला जाए, आपको हमने बताया था जब कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस आपको समझाया था तो वहाँ पे बताया था कॉल्स इन एरियर या कॉल्स इन एडवांस का अकाउंट खोल करके इसे मैनेज किया जा सकता है या बिना अकाउंट खोले भी इसको मैनेज किया जा सकता है, तो वहाँ आपने समझ रखा है। अब मान लीजिए किसी प्रश्न में कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोलने की बात दी गई हो तो वहाँ पर फॉरफीचर की एंट्री कैसे की जाएगी, तो यहाँ पर थोड़ा समझने की ज़रूरत है। अभी देखें यहाँ पर जो एंट्री हो जाएगी वह हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और यह कॉल्ड अप कैपिटल के बराबर की होगी, यानी उन अंशों पर अब तक जितने रुपए की याचना की गई है उतने रुपए मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे। और दूसरी इसके क्रेडिट साइड की एंट्री की बात करें तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब यहाँ पर कॉल्स इन एरियर का जो कॉन्सेप्ट है जब हमने आपको बताया था तो वहाँ पर आप सबने इसको ठीक प्रकार से समझा होगा कि जो भी कॉल्स बकाया होती हैं, ड्यू होती हैं बट नॉट पेड होती हैं, तो उन्हें क्या करते हैं, उनको सीधे हम
कॉल्स इन एरियर में ट्रांसफ़र करके उन खातों को बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये इस वजह से फॉरफीचर की एंट्री थोड़ी छोटी हो जाती है। जैसे मान लीजिए अलॉटमेंट ड्यू था, नहीं मिला, तो अलॉटमेंट का जो ड्यू बट नॉट पेड था वो भी कॉल्स इन एरियर में ट्रांसफ़र हो जाएगा, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो ड्यू थी लेकिन पेड नहीं हुई तो उसे भी कॉल्स इन एरियर खाते में डाल करके बंद कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर केवल एक खाता ओपन होगा कॉल्स इन एरियर, न कि अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल या अन्य कॉल्स। तो यहाँ पर इसीलिए उन सभी खातों को बार बार क्रेडिट करने की जगह पे केवल एक खाते को क्रेडिट किया जाता है, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। और इसमें वे सभी कॉल्स जो ड्यू तो हो गई थी लेकिन पेड नहीं हुई, उनको जोड़ करके जो अमाउंट आता है ना, वह सम टोटल वाला अमाउंट यहाँ पर नोट कर देते हैं। और दूसरा खाता जो क्रेडिट होता है वह होता है शेयर फॉरफीचर अमाउंट। जो अमाउंट इन अंशों पर जमा हो गया है, कंपनी के पास प्राप्त है, उस प्राप्त अमाउंट को शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से जब कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन होता है तो एंट्री बड़ा आसान हो जाती है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। वहीं दूसरी कंडीशन भी इसकी हो सकती है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? तो दूसरी बात हो सकती है कि व्हेन कॉल्स इन एरियर अकाउंट नॉट ओपन। तो अभी हम लोगों ने इसी के हिसाब से पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो वहाँ पे फॉरफीचर की जो एंट्री होती है वो थोड़ी लंबी चौड़ी हो जाती है, यानी जितनी कॉल्स ड्यू बट नॉट पेड होती हैं उन सब का अलग अलग से नाम लिखने की ज़रूरत पड़ती है, या उन सभी खातों को बार बार क्रेडिट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ एंट्री हो जाती है, जैसे शेयर कैपिटल अकाउंट, ये भी कॉल्ड अप कैपिटल से होती है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट यदि अलॉटमेंट ड्यू है पेड नहीं है तो, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल यदि ड्यू है और पेड नहीं है तो, और शेयर सेकेंड कॉल यदि ड्यू और पेड नहीं है तो, या फर्दर और भी कॉल्स इसमें हो सकती हैं। और जो पैसे इस पे प्राप्त हो चुके हैं उनको शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये एंट्री होती है। दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर आप देखें तो इन तीन की जगह पे केवल एक कॉल्स इन एरियर अकाउंट हो जाता है, वरना इन सबको अलग अलग दिखाने की ज़रूरत पड़ती है। तो जब कॉल्स इन एरियर अकाउंट नहीं होगा तो ये तीनों को अलग अलग दिखाएंगे, और यदि कॉल्स इन एरियर होगा तो वहाँ पर कॉल्स इन एरियर अकाउंट केवल एक ही दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी। अकाउंटिंग पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। दोनों में से किसी सिस्टम का यदि हम इस्तेमाल करें तो सवाल सही होगा और उतना ही टाइम लगेगा। इसमें किसी में ऐसा नहीं है कि टाइम की बचत होती है, या दोनों सिस्टम में एक ही बराबर काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। आप जो भी ठीक प्रकार से समझ सकें उन दोनों में से किसी को भी अपना सकते हैं। अब आइए बात करते हैं इशू एट डिस्काउंट की। तो जब कोई ऐसा अंश जो डिस्काउंट पर इशू किया गया है और उसको फॉरफीचर किया जाता है, उसको जो है वो जब्त किया जाता है, तब किस प्रकार से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, यहाँ पर हमने किया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमने इसकी एंट्री दो तरीके से बना के दिखाई है कि जबकि कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोला जाए और जबकि कॉल्स इन एरियर अकाउंट न खोला जाए। ऐसे ही हमने प्रीमियम पे भी किया है, और यहाँ पर जो अंतर इन दोनों में आपको एट पार पे देखने को मिला वही इशू एट डिस्काउंट पे भी मिलेगा, और इशू एट प्रीमियम पर भी वही अंतर होगा। यानी अनेक खातों को दिखाने की जगह पे एक खाता दिखाया जाएगा कॉल्स इन एरियर, जब कॉल्स इन एरियर खोला जाएगा, और जब कॉल्स इन एरियर अकाउंट नहीं खोला जाएगा तो उन सभी खातों को दिखाया जाएगा तो ड्यू तो हुए थे लेकिन प्राप्त नहीं हुए थे। तो चलिए हम लोग डिस्काउंट की बात करते हैं। तो डिस्काउंट पर जब कोई अंश जारी किया जाए और उसको जब कोई कंपनी जब्त करती है तो क्या अकाउंटिंग एंट्री होती है। इसमें शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, जैसा एग्जाम्पल में हमने बताया था, ठीक उसी तरीके से टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। क्योंकि आप सबने देखा था इशू एट डिस्काउंट पे हमने बताया था कि जब कोई कंपनी अपना शेयर डिस्काउंट पर जारी करती है तो जो अमाउंट वो डिस्काउंट के रूप में देती है उसे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट में लिखा जाता है। और जब भी कोई कंपनी इन अंशों को जब्त करती है तो उस समय डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट को क्रेडिट करने की ज़रूरत होती है, इसे बंद करने की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए इसे क्रेडिट किया जाता है, यानी टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट। और यह बात आप स्पष्ट रूप से समझ लें
कि कोई भी परिस्थिति हो, यदि डिस्काउंट पर इशू किया गया शेयर है और उसे जब्त किया जा रहा है तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट हर हाल में क्रेडिट किया जाएगा। और दूसरा जो एंट्री है वो हो जाएगी कॉल्स-इन एरियर अकाउंट ड्यू बट नॉट पेड के लिए, और जो अमाउंट पेड है, जो प्राप्त है, उसके लिए शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट की। तो दोनों एंट्री में देखें इशू एट पार की और इशू एट डिस्काउंट की, तो क्या अंतर आपको देखने को मिला? केवल एक अंतर देखने को मिला, वह यह कि यहाँ पर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट को क्रेडिट किया गया है। तो केवल अगर एट पार की एंट्री पता है और आपसे डिस्काउंट का पूछा जाए तो आप सिंपली उसमें एक खाता और यदि जोड़ दें, टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट को यदि क्रेडिट कर दें तो वही एंट्री इशू एट डिस्काउंट पर फॉर फ्यूचर की एंट्री बन जाएगी। वहीं नीचे वाली एंट्री में भी देखें तो इसको बहुत ज़्यादा समझाने की आपको ज़रूरत नहीं है, सेम एज इट इज़ एंट्री है इशू एट पार की, लेकिन केवल एक खाता क्रेडिट साइड में जुड़ गया है, टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट। तो यदि अंशों को डिस्काउंट पे जारी किया जाएगा तो यह खाता फॉर फ्यूचर में हर हाल में क्रेडिट किया जाएगा, जितना डिस्काउंट अमाउंट होगा उतने से। वहीं इशू एट प्रीमियम की यदि हम लोग बात करें तो इशू एट प्रीमियम पर देखें, यहाँ पर हमने इस एंट्री को दो तरीके से बताने की कोशिश की है और दो परिस्थितियाँ इस संबंध में हो सकती हैं। पहला कि जबकि प्रीमियम का अमाउंट रिसीव न हुआ हो, यानी अभी कंपनी को जो प्रीमियम का अमाउंट है वो प्राप्त नहीं हुआ है और तभी उसका फॉर फ्यूचर किया जा रहा है, तो उस समय जो एंट्री होगी उसमें शेयर कैपिटल अकाउंट के साथ साथ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा। यानी यदि प्रीमियम ड्यू है लेकिन प्रीमियम रिसीव नहीं है, प्रीमियम का अमाउंट प्राप्त नहीं हुआ है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम खाते को बंद कर दिया जाएगा। और आपने देखा था इशू एट प्रीमियम पे हमने बताया था कि जब शेयर प्रीमियम पे जारी किया जाता है तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। तो जब ड्यू हुआ होगा तो क्रेडिट हुआ होगा ना, तो क्रेडिट यदि हुआ है तो उसे बंद करने के लिए उसे डेबिट करना पड़ेगा। तो यहाँ जब इशू एट प्रीमियम पर फॉर फ्यूचर होगा तो शेयर कैपिटल के साथ साथ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी डेबिट किया जाएगा। कब? एक परिस्थिति में ही केवल इसको डेबिट किया जाएगा, जबकि प्रीमियम का अमाउंट ड्यू हो लेकिन प्राप्त न हो, रिसीव न हुआ हो। वहीं प्रीमियम पर इशू अंशों के फॉर फ्यूचर का जो दूसरा सिचुएशन है, यदि उसकी बात करें, व्हेन प्रीमियम हैज़ बिन रिसीव्ड, यानी जब प्रीमियम का अमाउंट ड्यू किया गया था और प्रीमियम का अमाउंट प्राप्त भी हो चुका है, उसका भुगतान हो चुका है, तो उस समय एंट्री में कोई परिवर्तन नहीं होता। यह एंट्री बिल्कुल एज इट इज होती है, जैसे यह मान करके कि यह फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर इशूड एट पार है। क्योंकि देख लें आप, इशू एट पार और इशू एट प्रीमियम की एंट्री में कोई अंतर नहीं है। यदि प्रीमियम का अमाउंट रिसीव हो चुका है तो इसमें जो फॉर फ्यूचर की एंट्री होगी उसमें शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और जो कॉल्स ड्यू थी, पेड नहीं थी, वो सारी क्रेडिट हो जाएंगी और अंत में शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार तीनों ही सिचुएशन में क्या एंट्री होगी यह आपके सामने दिख रहा है और इसको बड़ा इजीली आप अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। किसी एक को यदि याद कर लें तो इशू एट पार को याद करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। यदि इशू एट पार पर फॉर फ्यूचर की एंट्री आपको याद हो गई है तो डिस्काउंट में केवल डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट को क्रेडिट कर देना है और प्रीमियम की कंडीशन में यदि प्रीमियम प्राप्त नहीं है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को डेबिट कर देने की बात है। बाकी एंट्री में और कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यह रहा अकाउंटिंग एंट्री फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स। आशा है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट्स, ये फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स जो है वह सबसे ज़्यादा परेशान करता है, ख़ास तौर पे तब जब बड़े क्वेश्चंस इशू ऑफ शेयर से संबंधित पूछे जाते हैं तो वहाँ पर ये प्रीमियम वाला जो कंडीशन है, व्हेन प्रीमियम रिसीव्ड और व्हेन प्रीमियम अमाउंट नॉट रिसीव्ड, यह दोनों सिचुएशन को ठीक प्रकार से समझना और इसको ठीक प्रकार से इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही न्यूमेरिकल में सबसे ज़्यादा परेशान करता है। और न्यूमेरिकल में यदि कहीं बच्चे गलती करते हैं तो वो इसी पॉइंट्स को ठीक प्रकार से न समझने की वजह से उनकी गलती हो जाती है। स्टूडेंट्स, यह तो रही
फॉरफीचर ऑफ शेयर्स की बात, इसके सारे एस्पेक्ट्स को हम लोगों ने ठीक प्रकार से समझा। अब इस वीडियो का जो दूसरा टॉपिक है आज का, वह है री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, हरण किए गए अंशों का पुनः निर्गमन। स्टूडेंट्स, जब कोई कंपनी अपने किसी अंश का हरण कर लेती है, फॉरफीचर कर लेती है, तो उसे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रिजोल्यूशन के माध्यम से उसको दोबारा जारी किया जा सकता है, उनका री इशू हो सकता है। और यदि कोई कंपनी अपने फॉरफिटेड शेयर्स का री इशू करती है, उसको दोबारा मार्केट में जारी करती है, तो उसको कहते हैं री इशू ऑफ शेयर्स। या री इशू इसलिए कहते हैं, री इशू का मतलब दोबारा जारी करना, पुनः जारी करना, मतलब जो पहले जारी किया जा चुका था। और याद करें तो हमने आपको डिस्काउंट पर अंशों के निर्गमन की बात बताई थी, तो उस समय आपको हमने एक बात बताई थी कि डिस्काउंट पर अंशों का निर्गमन केवल उन्हीं परिस्थितियों में हो सकता है जबकि अंशों को दोबारा जारी किया जा रहा हो, यानी वो शेयर जो है वो री इशू की कंडीशन के हो। तो अब आपको समझ में आ गया री इशू का क्या कॉन्सेप्ट है। यानी कोई कंपनी यदि अपने अंशों को जब्त कर लेती है और बाद में फिर जारी करती है तो उसको कहते हैं री इशू। और यह जो री इशू है ना, यह इशू एट पार पर भी हो सकता है, इशू एट डिस्काउंट पर भी हो सकता है, और इशू एट प्रीमियम पर भी हो सकता है। और इन्हें री इशू करने का जो डिसीजन है वह कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर निर्भर होता है। उनके रिजोल्यूशन के अंतर्गत ही फॉरफिटेड शेयर्स का री इशू हो सकता है। स्टूडेंट्स, नॉर्मली जो री इशू है वह डिस्काउंट पर होता है, और यदि री इशू डिस्काउंट पर होता है तो इसके संबंध में कुछ बातें आपको जान लेनी आवश्यक हैं। इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि यदि फॉरफिटेड शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू किया जाता है तो डिस्काउंट का जो अमाउंट है वह किसी भी दशा में फॉरफिटेड शेयर्स के अमाउंट से ज़्यादा नहीं हो सकता। यानी शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जो अमाउंट जमा है, जो इन अंशों पर पहले प्राप्त हो चुका है, उससे अधिक का डिस्काउंट नहीं दिया जा सकता है। इस संबंध में जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि यहाँ पर एंट्री करते समय डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट को डेबिट नहीं किया जाता है, बल्कि उसके जगह पे शेयर फॉरफीचर अकाउंट को सीधे डेबिट कर दिया जाता है डिस्काउंट के लिए। और इस प्रकार से शेयर फॉरफीचर अकाउंट को एडजस्ट भी कर लिया जाता है डिस्काउंट के बदले में, और हमें डिस्काउंट अकाउंट खोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि अंशों को जारी कर दिया जाता है, उन पर जो डिस्काउंट अमाउंट है उसको एडजस्ट भी कर दिया जाता है, उसके बाद भी यदि शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कोई बैलेंस बचता है, और इसमें जो बैलेंस होगा वो हमेशा क्या बचेगा, रेसिडुअल वैल्यू जो है वो हमेशा क्रेडिट की बचेगी। तो यदि इसमें कोई क्रेडिट अमाउंट बचता है तो उन अंशों के जारी हो जाने के बाद यह बचा हुआ अमाउंट कैपिटल रिजर्व खाते में ट्रांसफ़र हो जाता है, और इसे बैलेंस शीट के रिजर्व एंड सरप्लस शीर्षक में दिखाया जाता है। स्टूडेंट्स, आइए हम लोग अब सीधे देखते हैं कि री इशू से संबंधित कौन सी एंट्री की जाती है और कैसे की जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखें तो अभी हमने बताया कि री इशू एट पार, एट डिस्काउंट और एट प्रीमियम तीनों ही कंडीशन में हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि यदि री इशू एट पार पे हो, यानी जितने का अंश उतने रुपए में ही जारी किया जाए, तो उसकी एंट्री कैसे बनेगी। तो यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया है कि री इशू जो है वो नॉर्मली वन टाइम इशू होता है, यानी एक ही बार इसको इशू किया जाता है। इसमें अलग अलग प्रोसीजर नहीं होते हैं, जैसे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट या ये सारी चीज़ें। तो नॉर्मली यह री इशू जो है वो प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से किया जाता है, और वो वन टाइम इशू होता है। और वन टाइम इशू की एंट्री की बात करें तो एंट्री हो जाती है बैंक अकाउंट डेबिट, ये फेस वैल्यू से होती है, चूँकि एट पार है तो फेस वैल्यू ही यहाँ काउंट होगी, और टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये बड़ा सिंपल सा अकाउंटिंग है, इसको हमने पहले ही
आपको बता दिया था कि जब इशू को वन टाइम जारी किया जाता है तो इसके लिए केवल एक एंट्री करने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर री इशू के संबंध में इशू एट पार की कंडीशन में बिल्कुल एक सिंपल सी एंट्री हो जाती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर एट पार। वहीं अगर डिस्काउंट पर इन्हें जारी किया जाता है तो डिस्काउंट के संबंध में तीन बातें अभी हमने बताई थी, इन तीनों को ध्यान में रखना होगा। पहला क्या, तो पहला यह जो डिस्काउंट अमाउंट है वो किसी भी हाल में शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट के बैलेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता। दूसरा, यहाँ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट न खोल करके उसकी जगह पे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट को ही लिखा जाता है। और तीसरी बात हमने बताई कि अगर शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में कोई एक्सेस बैलेंस बच जाता है री इशू के बाद तो इसे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो आइए ज़रा इसकी एंट्री देखते हैं कि जब अंशों को फॉरफिटेड शेयर को डिस्काउंट पर जारी किया जाता है तो उस समय बुक्स ऑफ अकाउंट में कौन सी एंट्री होती है। तो इस समय जो एंट्री होती है वो हो जाती है बैंक अकाउंट डेबिट, और यह अमाउंट वह होता है जितने में इन अंशों को जारी किया जा रहा है, और फेस वैल्यू से यह अमाउंट जितना कम होता है वो बैलेंस डिस्काउंट कहलाता है। और डिस्काउंट के एंट्री के लिए यहाँ पर हम लोग डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर की जगह पे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट का प्रयोग करते हैं। तो यह बात आपको बहुत ध्यान देनी पड़ेगी, यह एकदम बिल्कुल आपको याद रखनी पड़ेगी कि शेयर यदि री इशू डिस्काउंट पर हो तो उस समय शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट को डेबिट किया जाता है और टू शेयर कैपिटल अकाउंट विथ फेस वैल्यू। तो इस प्रकार से डिस्काउंट पर इशू कंप्लीट हो जाता है। वहीं अगर री इशू एट प्रीमियम पर है तो इसके संबंध में क्या एंट्री होती है जरा देखें। तो सिंपल सी बात है कि जब प्रीमियम पर एंट्री होगी तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट है वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में ही दिखाया जाएगा और उस प्रीमियम अमाउंट से सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। तो यहाँ पर सिंपल सी एंट्री बन जाती है, यानी बैंक अकाउंट डेबिट या जितना पैसा रिसीव होगा यानी फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम दोनों को जोड़ करके, और टू शेयर कैपिटल अकाउंट विथ फेस वैल्यू टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट विथ प्रीमियम अमाउंट बीइंग री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर एट प्रीमियम। तो इस प्रकार से चाहे री इशू एट पार पे हो एंट्री आप बना लेंगे, इशू एट डिस्काउंट पे हो तो उस समय आप एंट्री बना लेंगे, इशू एट प्रीमियम हो तो उस समय एंट्री बना लेंगे। अब लास्टली क्या करेंगे, तो सबसे अंत में क्या करेंगे, तो जो फॉर फ्यूचर का बैलेंस है, शेयर फॉर फ्यूचर का बैलेंस है, उसे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। और ट्रांसफ़र करने की भी एंट्री तो बनानी पड़ेगी ना, तो वहाँ पर जो एंट्री बनेगी वह हो जाएगी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये सभी एंट्रीज हम लोगों ने देखी, चाहे वह फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर से संबंधित हो या री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर से संबंधित हो। स्टूडेंट्स, हमारी आने वाली वीडियोज में अब इशू ऑफ शेयर से संबंधित कुछ प्रश्न हम लोग हल करेंगे, जिसमें अब तक जो हम लोगों ने सीखा है उन सबको किस प्रकार से प्रश्नों को हल करने में उनका हम लोग उपयोग कर सकते हैं, उनका किस प्रकार से प्रयोग करेंगे, तो इसको हम लोग देखेंगे। अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम लोग कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। वहाँ पे आपके सामने कुछ प्रश्न होंगे और उन प्रश्नों को हम हल करके बताएंगे और साथ ही साथ यह बताएंगे कि उनमें यदि कोई एंट्री होती है या कोई एंट्री प्रभावित होती है तो वो क्यों हो रही है और वह किस प्रभाव से प्रभावित हो रही है। तो अगले वीडियो पर जाने के पहले आप सबसे निवेदन है कि हमारी जितनी भी इस चैप्टर से संबंधित वीडियोज हैं, पहले की जो वीडियोज हैं, उन सारी वीडियोज को एक बार आप कवर कर लें, एक बार देख लें और उन सब का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उन सबको देखने के बाद ही आप आगे की वीडियो ठीक से समझ पाएंगे और आगे जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ आप हमारे साथ भी, आप खुद भी आप सॉल्व कर सकते हैं और जो कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे वो ठीक प्रकार से आपको समझ में आए। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको अब तक जितनी बातें बताई गई हैं उन बातों को आप ठीक प्रकार से देख लें, उनका अलग से नोट बना लें, उनको रिवाइज कर लें
और आज के वीडियो की ये अंतिम बात कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए और आपका कोई वीडियो मिस ना हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।